हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिंपली लर्न। आज हम लोग इंडियन एक्सेस पढ़ेंगे। यूपीएससी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले पेज में सारा पॉलिटिकल और इधर उधर का न्यूज़ है। कोई भी काम का न्यूज़ है नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। डायरेक्टली हम लोग द वर्ल्ड पेज में आते हैं। द वर्ल्ड पेज में एक दो न्यूज़ काम का है जो हम लोग देख सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला ये ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में बता रहा है। अब ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट के पास पावरफुल स्टॉर्म जो है साइक्लोन के रूप में बढ़ रहा है। उसका स्पीड है 315 किलोमीटर पर आवर। अब साइक्लोन का कुछ कैटेगरी होता है, उसमें कैटेगरी 5 जब साइक्लोन होता है उसका मतलब उसका मीन विंड स्पीड जो है वो 200 किलोमीटर पर आवर के आसपास चला गया है, और गस्ट स्पीड 280 किलोमीटर, ये 315 किलोमीटर माने कैटेगरी 5 में भी हाईएस्ट लेवल पे है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कितना डिस्ट्रक्टिव ये साइक्लोन हो सकता है। इसका नाम है साइक्लोन इल्सा। तो आपको पता होना चाहिए साइक्लोन इल्सा कहाँ पे इंडियन ओशन में ओरिजिनेट हुआ था। ऑस्ट्रेलिया की तरफ लैंडस्लाइड करने का चांसेस अभी दिख रहा है। लास्ट कैटेगरी 5 का जो स्टॉर्म था वो ऑस्ट्रेलियन कोस्ट में 2015 में देखा गया था। हिल्सा जो है एक्सपेक्टेड लैंडफॉल करेगा रिमोट पर्डू रोड हाउस एरिया में। ये एग्जाम के लिए जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम के लिए बस ये है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो है उनके बारे में, उनका नाम, वो कौन से कोस्ट में लैंडफॉल कर सकते हैं, किस रीजन में बनते हैं, ये सब जानकारी इंपॉर्टेंट होता है। उनका कैटेगरी 5 इंटेंसिटी क्या होता है। और वैसे ही एवरी ईयर जब एग्जाम देने आते हो ना उसके पहले एक लिस्ट बना लो चार पांच पॉपुलर साइक्लोन्स का जो इंडियन ओशन में हुआ था, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में, ताकि आपको ये क्लैरिटी रहे एग्जाम में से एक क्वेश्चन बनना है निश्चिंत हो जाता है लगभग। तो जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आप आंसर कर सकते हो। इनफैक्ट मेंस में भी क्या है, साइक्लोन का जो कैटेगरीज है उसके ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है कि कैटेगरी 1 2 3 4 5 साइक्लोन क्या होता है। तो इस रेंज से भी आपको साइक्लोन्स के बारे में अवेयरनेस होना चाहिए। इनफैक्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन का फॉर्मेशन जो होता है उसमें क्या क्या क्राइटेरिया होता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन किस किस आधार पर बनते हैं। वर्टिकल विंड चाहिए होता है, उनको कोरिलिस फोर्स चाहिए होता है, की सरफेस टेम्परेचर जो है 27 डिग्री के आसपास होना चाहिए, उससे थोड़ा बड़ा होना चाहिए। ये सब कुछ फैक्टर्स होते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने के लिए। तो ये भी इनके बारे में आपको अवेयरनेस होना चाहिए। नॉर्थ कोरिया ने लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो लॉन्च करने का वो फायर किया है, और नॉर्थ जापान ने क्वेश्चन किया है। तो देखिए डिटेल पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको जानना है लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है, बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है, ये सब जो स्टैटिक बात है मिसाइल के बारे में आपको एक एक दो लाइन में पता होना चाहिए, ताकि क्वेश्चन में कभी ऑप्शन आए तो आप एलिमिनेट करने में आपको ईजी हो। अभी देखिए कुछ एस्पिरेंट्स परेशान थे कि सर एडिटोरियल पेज कवर क्यों नहीं कर रहे हैं। देखो हर दिन एडिटोरियल पेज पढ़ने के लिए नहीं होता। एडिटोरियल पढ़ना है ऐसा कोई रूल नहीं है यूपीएससी के लिए। एडिटोरियल आप पढ़ते हो अपना ओपिनियन बिल्ड करने के लिए मेंस एग्जाम के हिसाब से। पर वैसा ढंग का आर्टिकल भी होना चाहिए जो आपके ओपिनियन के लिए काम आए। वरना इमेजिन करो आप ये लगभग एक साल का पेपर पढ़ोगे, 365 दिन में कम से कम 4 एडिटोरियल आता है, तो 1470 एडिटोरियल हो गया मिनिमम। किसी किसी दिन 5 भी होता है। अब इमेजिन करो इतना एडिटोरियल आप याद रख पाओगे, 1500 से ज्यादा एडिटोरियल्स में क्या बोला था, चांस ही नहीं है। आप खाली अपना ओपिनियन बिल्ड कर पाओगे और एक या दो वर्ड, ये एक या दो सेंटेंस जो रेलिवेंट है या डेटा है या कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं, तो अगर आपको रिलेवेंट लगता है एडिटोरियल में तो आप याद रख सकते हो। वैसे आज के एडिटोरियल में भी कोई खास बात नहीं है, बस आपको मैं ग्लांस देता हूँ कि इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए फर्स्ट आर्टिकल में जलियांवाला बाग से रेफरेंस लेके, क्योंकि जलियांवाला बाग अप्रैल में हुआ था, उससे रेफरेंस लेके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड को कंपेयर किया है, और बताया है कि उस टाइम जो ब्रिटिशर के टाइम पे पब्लिक को हैरेस किया गया था जलियांवाला बाग के अंतर्गत गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिमिलर वे में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गाइडलाइंस भी कहीं ना कहीं लोगों को इंटरफेयर कर रहा है इंफॉर्मेशन एक्सेस करने में। यहाँ पे फ्री इंफॉर्मेशन इकोसिस्टम के ऊपर फोकस करके आर्टिकल बनाया है। तो देखिए ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, बस देख के फैंसी लग रहा है। इससे हाईएस्ट अगर आप पढ़ सकते हो तो जलियांवाला बाग के बारे में पढ़ सकते हो, वो भी इस आर्टिकल में ज्यादा गिवन नहीं है, वो आपको अपने हिसाब से पढ़ना होगा जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बात है। फिर एक्सटेंडेड पॉज दिया है यहाँ पे क्या इन्फ्लेशन के बारे में ट्रेंड बताया मार्च के हिसाब से। अब इन्फ्लेशन मंथ बाय मंथ चेंज होता है। आपको इन्फ्लेशन का थ्योरी पता होना चाहिए, इन्फ्लेशन क्यों घटता बढ़ता वो पता होना चाहिए। इस आर्टिकल को पढ़ के आपको ज्यादा नया लिख नहीं पाओगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये आर्टिकल भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर ये पॉलिटिक्स का न्यूज है, कर्नाटक चुनाव जो होने वाला है उसके ऊपर, तो ये भी रिलेवेंट नहीं है। फिर ये न्यूयॉर्क के रेस्टोरेंट में $214 का सैंडविच बना, तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर अंबेडकर जी का प्रोग्रेसिव सेकुलराइजेशन ऑफ पॉलिटी के ऊपर जो ओपिनियन व्यू था उसको प्रेजेंट कर रहे हैं डी राजा। अभी करेंटली जो पार्लियामेंट डिसरप्शन हुआ जिसकी वजह से पार्लियामेंट ठीक से फंक्शन नहीं कर पाया, उसको लेके थोड़ा सा उनको अंबेडकर जी का व्यू लेके बता रहे हैं अंबेडकर जी के बर्थडे के हिसाब से। तो ये देखिए ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि जो बहुत सारे पॉलिटिक्स की बातें हैं जो एग्जाम के लिए रिलेवेंट बिल्कुल नहीं है। जस्ट आपके लिए व्यू था कि एडिटोरियल पढ़ना जरूरी नहीं होता। अगर आपको अभी भी डाउट है तो देखिए अपने इच्छा से एडिटोरियल पढ़ना तो पढ़िए, पर मैं बेकार चीज आप लोग एग्जाम के लिए नहीं पढ़ाऊंगा। जो एग्जाम के लिए रिलेवेंट है वही पढ़ाऊंगा। अब देखिए एक्सप्लेन पेज। एक्सप्लेन पेज में इंपॉर्टेंट स्कीम के बारे में बताया है। वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम, ये अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च हुआ है, मेनली बॉर्डर एरियाज में। इंडिया चाइना का जो बॉर्डर एरिया है वहां पे डेवलपमेंट विलेजेस विलेजेस का करने के लिए, ताकि लोग आउट माइग्रेट नहीं करें और बॉर्डर सिक्योरिटी मेंटेन रहे, तो हम लोग डेवलपमेंट वाला मेथड यूज कर रहे हैं।
वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम जो है अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया। एक ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। देखिए 2 टाइप का स्कीम होता है, एक होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो होता है, जो 100% सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, इसका मतलब पार्शियली स्टेट पार्शियली सेंटर्स को स्पॉन्सर करेगी। तो ये फर्स्ट बात हो गया इसके बारे में। सेकंड, इसको 2022 के बजट में पहली बार अनाउंस किया गया था। कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट कराने के लिए आइडेंटिफाइड विलेजेस का अलोंग इंडियाज नॉर्दर्न बॉर्डर, ये हो गया इसका फैक्ट। इसमें लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव किया जाएगा, आउट माइग्रेशन के ट्रेंड को रिवर्स करने का प्रैक्टिस है, सिक्योरिटी को बूस्ट किया जाएगा। ये 3 की ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि इस रीजन में काफी ज्यादा बैकवर्डनेस, इलिटरेसी और बेसिक फैसिलिटी कमी देखने मिली है। इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी देखने मिली है बॉर्डर एरियाज में, अकॉर्डिंग टू पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का रिपोर्ट 2018 का। कुल मिला के स्कीम में लगभग 3000 विलेजेस पे और 46 ब्लॉक पे 19 डिस्ट्रिक्ट में काम किया जाएगा, जहाँ पे विलेज को आइडेंटिफाई करके उनके कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट में वर्क किया जाएगा। इनमें कौन कौन से स्टेट इन्वॉल्व होंगे? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। सॉरी, 4 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरी इन्वॉल्व होंगे इसके अंदर। इकोनॉमिक ड्राइवर्स को बेस्ड ऑन लोकल नेचुरल ह्यूमन और अदर रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए बॉर्डर विलेज का डेवलपमेंट करना है। ग्रोथ सेंटर्स का डेवलपमेंट होगा हब एंड स्पोक के मॉडल के आधार पे। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट किया जाएगा, वुमेन यूथ इंपावरमेंट किया जाएगा, वुमेन इंपावरमेंट किया जाएगा, स्किल डेवलपमेंट के आधार पर। टूरिज्म का पोटेंशियल को भी यूज किया जाएगा इसके अंदर, ताकि लोकल कल्चरल और ट्रेडिशनल नॉलेज का प्रयोग करके, हेरिटेज का यूज करके सस्टेनेबल इको एग्री बिजनेस बेस्ड वन विलेज वन प्रोडक्ट को भी प्रमोट किया जाएगा थ्रू कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन लाइक कोऑपरेटिव्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, एनजीओस। तो ये हो गया फैक्चुअल बात। ये सारे स्कीम के संबंध में, स्कीम के सब पार्ट्स क्या हैं, ये आप ध्यान रख सकते हो अगर मेंस में पूछता है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के बारे में। पर प्रीलिम्स के लिए आप ये ऑप्शन देख के गेस कर पाओगे कि इसके अंदर ये सब बात है। स्कीम एनविसाज करता है अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी, कनेक्टिविटी बाय ऑल वेदर रोड्स, कुकिंग गैस, मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी इन बॉर्डर एरियाज, जो कि वहां पे आपको सभी को पता है ये सब चीज वहां पे नहीं होता। तो ऑब्वियसली अगर सोचोगे भी क्या क्या बेसिक फैसिलिटी वहां पे नहीं होते, तो बेसिक एम्यूनिटीज ध्यान में रखते हुए आप यहाँ पे ढूंढ सकते हो क्या क्या वहां पे जरूरत है। वही चीज वहां पे ये स्कीम देने का प्रयास करेगा। सोलर और विंड एनर्जी, टूरिस्ट सेंटर्स, मल्टीपर्पज सेंटर्स, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और वेलनेस सेंटर भी वहां पे बनाया जाएगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, इसके बारे में आप सभी को अवेयरनेस होना चाहिए। अब देखिए, एक कुड़मी कम्युनिटी है वेस्ट बंगाल झारखंड में। कुड़मी कम्युनिटी के बारे में एसटी स्टेटस पे थोड़ा सा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट वीक उन्होंने थोड़ा सा आंदोलन कर दिया था कि भाई हमें स्टेटस चाहिए और हमारे लैंग्वेज को 8th शेड्यूल में डालना है। तो उनका डिमांड बेसिकली क्या है कि उनको शेड्यूल टाइप स्टेटस चाहिए, उनके लैंग्वेज को 8th शेड्यूल में इंक्लूड करना। उनका लैंग्वेज का नाम क्या है? कुरमालील। ये हो गया 2 बात मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब कुड़मी कौन होते हैं? कुड़मी जो होते हैं मेनली पीजेंट कम्युनिटी होते हैं। उनका पॉपुलेशन जो है वेस्ट बंगाल के जंगल महल एरियाज में और छोटा नागपुर प्लेटो रीजन में वेस्ट बंगाल देखा जाता है, और झारखंड में भी, उड़ीसा में भी कुछ हद तक ये पाए जाते हैं। कुड़मी जो है आसाम और नॉर्थ वेस्ट बंगाल में भी कुछ पॉपुलेशन इनका है, जहां पे वो माइग्रेट कर गए थे छोटा नागपुर प्लेटू से। ये पहले शेड्यूल ट्राइब घोषित कर गए थे, एबोरिजिनल कम्युनिटी ने माना गया था ब्रिटिशर के टाइम पे एज अ प्रिमिटिव टाइप अलॉन्ग विद मुंडा, ओरांव, भूमिज, खरिया, संथाल एंड अदर्स। बट अभी क्या हुआ, इनको एक्सक्लूड क्यों किया गया? 1950 में जब लिस्ट बना शेड्यूल ट्राइब का लिस्ट, तो उनमें कुछ कुड़मियों को उनमें जगह नहीं मिली। तो कुड़मियों ने आर्ग्यू किया कि ब्रिटिश एरा में उनको ये ट्राइब माना गया था, तो उनको दोबारा माना जाए, उनकी आइडेंटिटी को रिस्टोर किया जाए। उनको क्यों एक्सक्लूड किया गया? तो कुड़मी लोगों का मानना है कि कुछ एफ्लुएंट कम्युनिटीज थे, उन एफ्लुएंट कुड़मीज थे, जो अपना सोशल स्टेटस बढ़ाने के लिए और हिंदू कम्युनिटी में घुसने के लिए क्षत्रिय का स्टेटस चाहते थे। कई लोगों का मानना है कि ये हिंदू पॉपुलेशन का नंबर को बढ़ाने के लिए भी कोशिश किया गया था। ये 2 फैक्टर्स बताए जाते हैं अभी तक, कुड़मी को क्यों एक्सक्लूड किया गया एसटी से और क्यों हिंदू कम्युनिटी में जुड़ा गया। तो ये 3 फैक्टर्स आपको कुड़मियों के बारे में पता होना चाहिए। इनमें प्रीलिम्स में क्या है, खासकर स्टेटमेंट बन सकता है, मेंस में पूछने का चांसेस बहुत कम है। पर मेंस का किसी एसटी के ऊपर कोई बड़ा क्वेश्चन आता है कि एसटी लिस्ट कैसे बनता है, या एसटी कुछ कम्युनिटीज है अक्रॉस इंडिया जो चाहते हैं एसटी और एससी लिस्ट में आना, और उन्हें एक्सक्लूड किया गया है, तो उसमें आपका मेंस का आंसर का सब पार्ट भी बन सकता है। क्योंकि अक्रॉस इंडिया कई सारी कम्युनिटी है जो एसटी स्टेटस चाहते हैं पर उनको नहीं मिल पा रहा है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन। तो अगर वैसा कोई बड़ा क्वेश्चन बनता है तो उसमें उसका सब पार्ट ये बन सकता है। तो अब ये गैंगस्टर का, जैसे आप लोग जानते हो, आतिक अहमद के बेटे का एनकाउंटर हो गया, तो एनएचआरसी के हाथ में मुद्दा आया है, तो उस पर डिटेल चल रहा है। तो देखिए, आपको ये सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ ज्यादा जानना जरूरत नहीं है, और आपको इतना जानना है एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या होता है, उसका क्या फंक्शन है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, किस टाइप की बॉडी है, ये आप जान सकते हो। अब इकोनॉमी पेज में देखिए एक ही बात खाली इंपॉर्टेंट है, ओपेक के बारे में बात किया गया है। अभी समर में ऑयल डिमांड कैसा रहेगा उसके रिस्क पे, ऑयल डिमांड कट करना है या बढ़ाना है, तो ओपेक का कुछ डिसीजन हुआ, कुछ बातचीत हुई। तो वो डिटेल इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको इतना जाना ओपेक क्या होता है, ओपेक कंट्रीज कौन कौन सी है, सिमिलरली ओपेक प्लस कंट्रीज कौन सी है। ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो ये ध्यान में रखते हुए आप अपना इंटरनेशनल रिलेशन के लिए इसको रिवाइज कर सकते हो अपने नोट से।
तो बस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब चीज आज का इंपॉर्टेंट था। आई होप आपको इनिशिएटिव अच्छा लगा। इफ यू लाइक द इनिशिएटिव देन चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बेस्ट विशेस फॉर द एग्जामिनेशन।